Good morning, children. So we are meeting in second lecture of chapter 4, that is the Supreme Court. बराबर है? Now, as I told you in last lecture, the importance of Supreme Court, guardian of Constitution, how does Supreme Court work, what is the qualification of judges, all these things we have discussed, is it? Because of lack of time, I told you in previous lecture we will discuss about Narmada issue, right? And today, in this lecture, that is in lecture number 2, we will discuss in detail about Narmada issue. Okay? Now let us study about the movement that is called page number 27. Okay, Narmada Dam was built. मगर उसमें क्या हुआ कि अगर प्रपोज बेसिकली मैं आपको पहले समझा देता हूँ, क्योंकि नर्मदा इज लाइफ लाइन ऑफ गुजरात, सबको मालूम है, क्योंकि नर्मदा का मेन बहाव मध्य प्रदेश में है और उस पर 3 ऑलरेडी बड़े बड़े बंद है, तवा है, इंदिरा सागर है और ओमकारेश्वर। छत्तीसगढ़ में से नर्मदा निकलती है, उसके रास्ते में 1400 किलोमीटर के रास्ते में कई बड़ी छोटी नदियां उसमें मिलती है। एंड नर्मदा इज पासिंग इन बिटवीन विंध्या एंड सतपुड़ा, तो जो भी बारिश होती है वो सारी नर्मदा में आती है। तो 3 बड़े बंध हैं, तवा, ओमकारेश्वर एंड इंदिरा सागर। और वो बंद छलकाने के बाद नर्मदा में हर साल बाढ़ आती, पानी बिल्कुल वेस्ट में जाता और गुजरात में सतत पानी की तंगी रहती। प्रपोजल आया कि भाई चलो नर्मदा पे एक बांध बना लो, जैसे आज सरदार सरोवर देख रहे हैं, ये नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्ति मुमकिन कर सकते हैं, उसने ही किया है ये सब, वरना बहुत तकलीफ, बहुत दिक्कतें थी कि पॉलिटिकल ऐसा था। तो नर्मदा की प्रपोज हाइट थी 138 मीटर्स। अगर 138 मीटर्स तक नर्मदा को फील किया जाए तो गुजरात में अगर 2 साल बारिश नहीं हुई, अगले 2 साल, तो भी कोई पानी की कटौती नहीं महसूस होगी। इंडस्ट्री के लिए, खेती बाड़ी के लिए, हाउसिंग, डोमेस्टिक यूज के लिए, सबके लिए पानी मिल सकता है पूरे गुजरात में, खास करके सौराष्ट्र और कच्छ में जहाँ कम बारिश होती है। डैम का कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया। 122 मीटर्स तक जब डैम का बहाव पहुंचा, हाइट पहुंची, तब प्रॉब्लम शुरू हुआ, क्योंकि 122 मीटर्स तक 121.92 दैट वाज द ओरिजिनल हाइट, जहां कई सालों तक काम रुक गया था। क्यों? बेसिकली अगर ये काम होना चाहिए तो 10 मिनट में हो सकता है। देखना कैसे हुआ। एमपी में एक अलग सरकार होती है, गुजरात में अलग सरकार होती है, सेंटर में अलग सरकार होती है, सबको अपना पॉलिटिकल बेनिफिट चाहिए। एमपी ने केस किया गुजरात में कि अगर 138 मीटर तक गई नर्मदा हाइट तो एमपी के कई गांव डूब में चले जाएंगे, खास करके झाबुआ, धार, वो सब डिस्ट्रिक्ट आज भी डूबे हुए हैं। नर्मदा 2 साल से 138 तक पूरी भर चुकी है। इस साल भी नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पे 17 अक्टूबर पे पूरी भर गई थी। पिछले साल तो रिकॉर्ड बारिश हुई थी। 66 डेज तक 138 मीटर्स के ऊपर से नर्मदा छलकती रही। बहुत बारिश हुई पिछले साल। तो ऐसा हुआ तकरीबन 15 से 20 साल तक सुप्रीम में केस चला, क्योंकि सेंटर में उस वक्त कांग्रेस सरकार थी। देखो भैया, मैं किसी के पक्ष में नहीं हूं, लेकिन लोगों के भले के लिए ये पॉलिटिशियन क्या नहीं करते, इसका मैं आपको उदाहरण देता हूं। सेंटर में यूपीए सरकार थी और गुजरात में भाजपा सरकार थी 2002 के बाद। वैसे तो उसके पहले थे, लेकिन 2002 के बाद नरेंद्र मोदी जी सीएम बने, तब से वो
गुजरात में थे। कई सारी दिक्कतें आई। एक सोशल एक्टिविस्ट मेघा पाटकर, आज तो वो कहाँ है मालूम भी नहीं है। वो एक व्यक्ति नर्मदा के लिए लड़ती थी, उसको सेंटर का बैकिंग था, और एक व्यक्ति बार बार PIL करती, ये करती, वो करती, और उसकी वजह से गुजरात की 6 करोड़ जनता को नुकसान होता था हर साल। 122 मीटर तक नर्मदा जब भर जाती थी तब से ऊपर से पानी चला जाता था। मॉनसून में खूब बारिश होती थी, पूरा पानी वेस्ट में चला जाता था, और दिसंबर आने तक नर्मदा 108 मीटर तक पहुंच जाती, क्योंकि यूज हो जाता। अगर बारिश नहीं हुई तो दुष्काल जैसा वातावरण होता। बहुत पानी गिरा 15-17 साल तक, क्योंकि सेंटर मना कर रहे थे कि भाई दरवाजे नहीं लगे, MP का सोचना पड़ेगा। गुजरात बोलते थे कि भैया आप सोचो, जितने जितने आपके गांव जो डूबने जाते हैं वो गांव वालों को हम जमीन देंगे, उसको कॉम्पेंसेशन देंगे, उसको एक एक पक्का मकान हम बनवाएंगे, सब कुछ, सब सुविधा मिलेगी। लेकिन फिर भी ये जो एक्टिविस्ट थी मेघा पाटकर, उसने पूरा झंडा ले लिया था। कई सारी दिक्कतें हुई, तकलीफें हुई, और जाके 2014 में सेंटर में सरकार बदली। 2014 में सेंटर में गवर्नमेंट बदल गई। अब स्टेट में भी भाजपा सरकार थी और नेशनल लेवल पे भी भाजपा सरकार थी, और जो इंसान नर्मदा का सपना देख रहे थे कि भाई नर्मदा का अगर डैम 138 मीटर्स तक पहुंच जाए तो गुजरात में खुशहाली आ सकती है, ग्रीन गुजरात हो सकता है, कभी भी पानी की तंगी महसूस नहीं होगी। 6-6.5 करोड़ गुजरातियों के लिए ये वरदान साबित होगी। सेंटर में उसकी सरकार आई, हमारे मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने। 2015 में आई रिमेंबर जो केस सुप्रीम में चल रहा था, अब तो सेंटर में भी सरकार आई, स्टेट में भी सरकार आई। वैसे तो मैंने पहले लेक्चर में बोला था कि जुडिशियल इन्फ्लुएंस पॉलिटिक्स के बाहर होता है, लेकिन कई जगह पे इन्फ्लुएंस होते हैं इनडायरेक्टली, हमको मालूम है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो ये सेंटर और स्टेट दोनों में एक ही सरकार आई, और जिस इंसान ने नर्मदा का सपना देखा था 138 मीटर्स का, CM की तरह से, वो आज PM थे, स्वाभाविक के पावर्स उसके हाथ में थे। तो सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हुई 2015 में, जो 15-17 साल से जो केस चल रहा था नर्मदा की ऊंचाई के साथ, अगर ऊंचाई बढ़ाओ तो गुजरात को फायदा होता है, MP को नुकसान होता है। अगर ऊंचाई नहीं बढ़ाए तो MP को फायदा होता है, गुजरात को नुकसान होता है। ये जो तू में चल रही थी, बच्चे लोग आप रेफर कर लेना, जजमेंट भी है। मेरे को मालूम है उस दिन सिर्फ 10 मिनट में, आई रिपीट, सिर्फ 10 मिनट में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया था कि भाई ऊंचाई बढ़ानी चाहिए। 138 मीटर तक नर्मदा को आप ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो कितनी पॉलिटिकल इंट्रीग्यूसी है, पॉलिटिकल इलविल की वजह से हम हिंदुस्तानी लोग कितने कुछ घुमाते हैं, कितना हमने खोया है। क्योंकि हर एक पार्टी को, हर एक पक्ष को, हर एक पॉलिटिशियन को अपनी पड़ी रहती है, देश बाद में पहला मेरा काम होना चाहिए। क्योंकि क्यों ऐसा नहीं होता था कि अगर बार बार इलेक्शन आता है, अगर एक पार्टी ने ऐसा काम किया तो वो दूसरे इलेक्शन में हाईलाइट करेगी, वापिस वो पार्टी पावर में आएगी, वो अपोजिट पार्टी उसको अपोज करेगी, सच्चा सही है तो भी अपोज करना, गलत है तो भी अपोज करना। ऐसी अपोज सपोज के बीच में हमने 18-20 साल निकाले। फाइनली 2015 में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया कि आप दरवाजे बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। तब जाके हमने दरवाजा बनाया और ये काम हुआ। 2015-16 में तो बारिश अच्छी थी, 17 में भी अच्छी थी, लेकिन 1920 में वो आज हमको वरदान साबित होता है। और ऐसा माना जाता है कि 132 मीटर्स के ऊपर से जो जाते हैं नर्मदा,
उसका जो रिवर में टर्बाइन होता है, मैंने एक बार पढ़ा था आर्टिकल में, ऊपर से 132 के ऊपर से जब पानी जाता है तो रिवर में टर्बाइन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए शुरू हो जाते हैं और पर डे 60 करोड़ रुपीस की इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकते हैं पर डे। गुजरात सरकार 60 करोड़ रुपीस की बिजली पैदा करके दूसरे को बेचती है, कितना फायदा होता है। ये सब फायदे थे, सबको मालूम था, सब गवर्नमेंट को मालूम था, लेकिन सबसे बड़ा फायदा ये था हमारी पार्टी पावर में आनी चाहिए। तो ये पॉलिटिकल, देखो सेल्फिशनेस की वजह से हमको क्या कुछ नहीं गंवाना पड़ता। ये सब आप नेट पे पूरा इश्यू ढूंढ लेना, बहुत मजा आएगा। There was a protest against increasing the height of Narmada Dam above 110 meters near Navaba। पहले तो 110 मीटर ही था, फिर लड़ाई झगड़ा करके थोड़ी माथापन करके 121.92 तक चले गए। उसके ऊपर 138 तक जाने का था, वो बहुत दिक्कत वाली बात थी। एनवायरमेंटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ जिसकी मुखिया थी मेघा पाटकर, आज वो लेडी का किसी को मालूम भी नहीं है, वो अकेली झंडा लेके निकल जाती थी। वो एक लेडी के लिए मेरे को मालूम है बच्चों 6 करोड़ गुजरात की जनता, 6 करोड़, वो एक लेडी के लिए 6 करोड़ गुजरात की जनता को भुगतना पड़ा। 1-2 साल नहीं, पूरे 10 से 15 साल, क्योंकि उसको सेंटर का बैकिंग था। क्योंकि गुजरात में जो गवर्नमेंट थी उसकी ऑपोजिट गवर्नमेंट सेंटर में थी। सेंटर कतई नहीं चाहता था कि नर्मदा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए, गुजरात में नरेंद्र मोदी की वाह बन जाए। उसको किसी हिसाब से चुनाव में गुजरात चाहिए था, लेकिन उसकी मंशा काम नहीं हुई और 6 करोड़ गुजराती लोगों की जीत हुई अंत में 2015 में। NGOs from Madhya Pradesh and other regions were fighting for the right of the tribals who have lost their land and inhabitants due to project। ये बिल्कुल गलत लाइन है। गुजरात सरकार ने स्पष्ट नीति किया था कि जो ट्राइबल की जमीन डूब में चली जाएगी डैम की वजह से, उसको एक पक्का घर मिलेगा, एक जॉब मिलेगी गवर्नमेंट में, एक घर में से एक को, और उसको खेती की जमीन दूसरे इलाके में दी जाएगी दूर जाके। कॉम्पेंसेशन देने का वादा था, लेकिन ये लोग को यही जमीन चाहिए थी। जिसकी मान लो कि 5 बीघा जमीन चली गई है, उसको सरकार ने 10 बीघा जमीन देने का वादा किया। कच्ची झोपड़ियों में रहते थे, उसको पक्का मकान बना देने का वादा किया, फिर भी वो झोपड़ी में डटे देना चाहते। मतलब देवर पॉलिटिकली मोटिवेटेड, समझ में, देवर पॉलिटिकली मोटिवेटेड, हाथा बने थे, क्योंकि आदिवासी है, एजुकेशन है नहीं, किसी के बैकग्राउंड में आ जाते हैं, ऐसा कुछ। The Supreme Court passed a judgment on 8 March 2006 to resolve this conflict between the two states। उस वक्त सेंटर में अलग सरकार थी, कांग्रेस गवर्नमेंट थी। 2004 में सरकार बदली, 2009 तक UPA 1 और 2009 से 2014 तक UPA 2। उस वक्त भाजपा सरकार थी गुजरात में, ऑपोजिट गवर्नमेंट थी, तो सेंटर तो नहीं चाहेगा गुजरात का विकास हो, गुजरात आगे बढ़े, ऐसा समझ में। तो it stated that in accordance with the rising population, it is necessary to carry out this project। प्रोजेक्ट जरूरी है, लेकिन किसी को अन्याय नहीं होना चाहिए। कोर्ट में कई ऐसे काले धरे चले, कई पावश वकीलों ने केस लड़ा, कोर्ट क्या कर सकते, वो तो जजमेंट दे सकते हैं। There was a possibility of a positive development in the environment and benefits of the state because of सरदार सरोवर योजना। गुजरात को फायदा होता, महाराष्ट्र को फायदा होता, राजस्थान को फायदा होता। ये 3 स्टेट के फायदे जाने दो मुट्ठी भर ट्राइबल्स के लिए। ये तीनों स्टेट को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, तीनों स्टेट की जनता को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं वो सिर्फ गुजरात नहीं अपने पास रखता, वो महाराष्ट्र को भी देता है, MP को भी देता है, मध्य प्रदेश को भी, राजस्थान को भी देता है।
नर्मदा की, वही आज गुजरात के देश के प्रधानमंत्री है। फिर कुछ हो सकता है क्या? कितना बड़ा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया है, उसके बाद कितना बड़ा जूलॉजिकल गार्डन उधर बनाया, रिवर राफ्टिंग बनाया, सब कुछ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को वर्ल्ड के मैप पे रख दिया है समझ में। The area of Rajasthan, Gujarat and MP would get benefit and the expansion of desert would be kept under control. ये सब पॉजिटिव बातें थी, लेकिन मुट्ठी भर लोगों के लिए और केंद्र सरकार जो अपोजिट सरकार थी स्टेट के ऑपोजिट में, वो नहीं चाहती थी कि गुजरात की 6 करोड़ जनता का भला हो, कच्छ तक गुजरात में पानी पहुंचे नर्मदा का, सौराष्ट्र जो सूखा विस्तार के आ जाता है उसमें भी हरियाली आए, लोग को समृद्ध हो, खेतीबाड़ी समृद्ध हो, इंडस्ट्री समृद्ध हो, वो कतई ऐसे नहीं चाहते थे, राइट। Proper rehabilitation of the tribals affected by the project should be given top priority and hence the fundamental rights could be protected। वो तो गुजरात सरकार ने पहले ही बोल दिया था कि अगर भैया आपकी 5 बीघा जमीन चली जाती है दूध में तो हम 10 बीघा देने को तैयार हैं, आपको पक्का मकान देने को तैयार है। अरे एक एक कुटुंब में से, एक एक परिवार में से एक एक को सरकारी नौकरी कर देने का भी वादा किया था, फिर भी इन लोग को उससे ज्यादा चाहिए था। क्या चाहिए वो नहीं बोलते थे, लेकिन हमको हमारी जमीन नहीं चाहिए, हमको हमारी जमीन नहीं छोड़नी, हम इधर से नहीं जाएंगे, हम कच्ची झोपड़ियों में रहेंगे, झुग्गियों में रहेंगे, लेकिन हम इधर से नहीं जाएंगे। ये तो भैया जीत हुई। ये जीत पॉलिटिकली मोटिवेटेड थी, उसको बहकाया जा रहा था, और पॉलिटिशियन का यही काम होता है, अपनी खिचड़ी पकाने के लिए किसी को आटा बना सकते हैं। फिर भी 2015 में सब कुछ अच्छा हो गया। आज नर्मदा 138.10 तक पहुंच गई है, राइट। पूरे 2 साल से नर्मदा भरी पड़ी हुई है, उसका नर्मदा का पानी गुजरात तक सौराष्ट्र में आता है, क्योंकि सारी लिंक है, सौराष्ट्र में 4 बड़ी लिंक है। चौथे नंबर की लिंक हमारे भावनगर के लिए है, जो थोड़े समय में शुरू होने वाले, आई थिंक इट इज जून 2021। वो चौथी लिंक जब शुरू हो जाती है तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हमारे जो शेत्रुंजी प्रोजेक्ट है, शेत्रुंजी प्रोजेक्ट या हमारा जो बोर तलाव है ना, उसमें भी नर्मदा का पानी आएगा, देखना। चौथी लिंक जब शुरू हो जाती है तब हमारे शेत्रुंजी में कभी सूखा नहीं होगा, हमारा बोर तलाव भरा ही पड़ेगा, क्योंकि नर्मदा का पानी इधर तक पहुंचने वाला है। तो फायदा नहीं हुआ। अगर देखो, शेत्रुंजी हमारे लिए लाइफ लाइन है, इरिगेशन और डोमेस्टिक यूज के लिए हम शेत्रुंजी और बोर तलाव का पानी यूज करते हैं। 2 साल से बोर तलाव भरा पड़ा है, शेत्रुंजी बड़ी पड़ी है। कितना फायदा होता है खेती बाड़ी में, कितना डोमेस्टिक यूज में फायदा होता है। तो ये फायदा है, राजकोट तक तो पहुंच गया है। पिछले साल राजकोट में भी नर्मदा का पानी था, जामनगर में भी पानी आता है, कच्छ में पानी जाता है। आप कभी अहमदाबाद से ऊपर जाओ, राजस्थान साइड गांधीनगर आप क्रॉस करते हो, तब आप नर्मदा के कैनाल को क्रॉस करते हैं। वो सबसे मेन कैनाल है, एक नदी से भी बड़ी है कैनाल। उधर केवड़िया से वो कैनाल निकल से कच्छ तक जाती है वो कैनाल। कभी आप बाय रोड अहमदाबाद से राजस्थान तरफ जाओ ना, तो नर्मदा कैनाल द मेन कैनाल, आई थिंक इट इज ऑलमोस्ट 300 to 400 फीट ब्रॉड। पूरे साल पानी से लबालब होती है, क्योंकि इतना पानी है नर्मदा में, टाइम टू टाइम पानी छोड़ते हैं, तब कच्छ तक वो पानी पहुंचता है, राइट। ये जो फोटोग्राफ दिया है ना टेक्स्ट बुक में, वो 121 मीटर्स का है। 121 के बाद 170 मीटर्स के तो दरवाजे लगे हैं, उसके पीछे पानी का संग्रह होता है, राइट। सो द डिस्प्यूट वाज सॉल्व, और आज हम वो एंजॉय करते हैं। नाउ व्हाई इज जुडिशियरी इंडिपेंडेंट इन इंडिया? Imagine yourself in a situation
to court to get property back, but the system is that the powerful or influential person can remove or transfer judge from this. In this situation, the judge would always favor a powerful person. ये इमेजिनेशन दिया गया है, क्योंकि मैंने पहले लेक्चर में बोला था कि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, जंगल का कायदा लागू पड़ता है, और अगर जंगल का कायदा लागू पड़ा तो तकलीफ क्या होगी? तो दिक्कत ये आएगी कि भैया ये सब कायदे कानून तो किसी काम के नहीं, क्योंकि गरीब लोग को न्याय तो मिलता नहीं। ऐसा नहीं है, जुडिशरी बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जुडिशरी बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, उसमें कोई दखलंदाजी नहीं चाहिए। इधर जो एग्जांपल दिया गया है कि पावरफुल आदमी किसी की ट्रांसफर करवा सकता है, वो बिल्कुल गलत है। उस प्राइम मिनिस्टर के हाथ में भी वो पावर्स नहीं है। प्राइम मिनिस्टर तो सबसे पावरफुल व्यक्ति है देश के, उसके हाथ में भी ये पावर नहीं है कि वो एक जज की ट्रांसफर करवा सके डायरेक्ट। ऐसा नहीं है, क्योंकि जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। आप समझ में? सो as I told you, even a judge has a right, has a capacity to make and to question prime minister in front of him. वो जज के वो कोर्ट में इतनी ताकत होती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी, कि वो प्राइम मिनिस्टर को भी सामने खड़ा कर सकते हैं, प्रेसिडेंट को भी कर सकते हैं, लेकिन सब प्रोटोकॉल्स के बाद। जुडिशरी हैज दैट पावर, और इसकी वजह से आप कई देखते हैं आज कई बड़े बड़े नेता जो एक समय के भगवान थे, बराबर, सब अपने आप को भगवान मानते थे, जैसे वैसे सोचते थे कि हमको कुछ होने वाला नहीं, हम हिंदुस्तान में राज करने के लिए जन्मे हैं, हिंदुस्तान हमारी जागीर है। आज कई नेता जेल में है, कई बेल पे घूमते हैं, कब पत्ता कट जाए मालूम नहीं है। समझ में? तो ये जुडिशरी की ताकत है। That means we cannot say a powerful person can rule the court or powerful person can influence the judgment of the court, right? तो ऐसा कतई नहीं हो सकता है, right? So let us see. So if judiciary is deprived of freedom, if powerful or influential people can control judiciary, there would be no impartial judgment. तो पैसे वालों को भी न्याय मिलेगा ना, पावरफुल लोगों को भी न्याय मिलेगा ना, तब गरीब लोग कहाँ जाएंगे? बर्बाद हो जाएंगे। है समझ में? That is the reason why our constitution does not allow such kind of interference, because judiciary is independent in India. जुडिशरी को कोई हिला नहीं सकता। जुडिशरी के बारे में जितना हम बोले कि कम है। एक जज को कोई ऑल्टर नहीं कर सकता, एक जज को कोई नहीं हिला सकता। ऐसा समझ में? Thus, once the judges are appointed, in the High Court and the Supreme Court, it becomes very difficult to expel them from their respective position. और उसको कैसे निकालते हैं वो मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया है, इम्पीचमेंट के जरिए से। और सादी भाषा में मैंने आपको बताया था कि एक जज को लाने के लिए एक फाइल चाहिए, लेकिन उसको निकालने के लिए 1000 से भी फाइल कम लगती है। अगर आप 1000 फाइल रख लो ना, तो भी आप जज को अपनी पोजीशन से, अपने पावर से दूर नहीं कर सकते आप। है समझ में? So, if an individual feels that his or her fundamental rights are violated, they can go to the court of law. इसीलिए हम खुशी खुशी जस्टिस के लिए जुडिशरी के पास जाते हैं। आज हमारी पॉपुलेशन 138 करोड़ है, लेकिन हर एक इंडियंस को आज जुडिशरी पे भरोसा है। क्यों? कि उसको मालूम है कोई हमारी बात सुने ना सुने, लेजिस्लेटिव हमारी बात सुने ना सुने, पॉलिटिशियंस,
एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स, ब्यूरोक्रेसी हमारी बात सुने ना सुने, लेकिन हमारी बात कोर्ट जरूर सुनेगी। एंड कोर्ट इन इंडिया इज वेरी कंपैशनेट, क्योंकि कोर्ट हमारी जुडिशरी के कानून है अपना कि भले 100 गुनेगार छटक जाए, राइट, बेनिफिट ऑफ डाउट लेके, लेकिन एक बेगुनाह को कभी सजा नहीं होनी चाहिए। है समझ में? भले 100 गुनेगार छटक जाए, कोई बात नहीं, बेनिफिट मिला डाउट का, लेकिन एक बेगुनाह को कतई सजा नहीं होनी चाहिए। क्लियर? सो दैट इज द प्रिंसिपल, दैट इज द फेथ ऑफ इंडियन जुडिशरी। जो भारतीय न्याय तंत्र में, न्यायपालिका में लोगों का भरोसा अटूट है, कायम है। ऐसा समझो। फिर तीसरा टॉपिक है हमारा, आर द कोर्ट्स एट वेरियस लेवल कनेक्टेड टू ईच अदर? यस, वो मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया था। तालुका कोर्ट और सब स्मॉल कोर्ट है, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के साथ कनेक्टेड है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हाई कोर्ट के साथ कनेक्टेड है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के साथ कनेक्टेड है। अगर दोनों में से एक पार्टी को जजमेंट में सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ तो तालुका कोर्ट में से वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में से वो हाई कोर्ट में जा सकते हैं, और हाई कोर्ट में से वो लोग सुप्रीम तक जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर समय और पैसा, क्योंकि न्याय लेने में भारत में इतना कोर्ट में वर्कलोड होता है, इतने केसेस बड़े पड़े हैं, करोड़ों की संख्या। अगर कोर्ट दिन रात चले ना तो भी 15-20 साल तक ये केसेस का निकाल नहीं हो सकता, इतने केसेस बड़े पड़े हैं। तो अगर आपके पास समय और पैसा दोनों है तो आप सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं, क्योंकि जो तालुका कोर्ट के वकील साहब की फी होती है उससे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट के वकील की फीस होती है, उससे ज़्यादा हाई कोर्ट के वकील की फीस होती है, और सुप्रीम कोर्ट की तो बात ही नहीं करने की, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो प्रैक्टिसिंग लॉयर्स हैं वो कई तो उसमें से हमारे सेंट्रल मिनिस्टर रह चुके हैं। टेक फॉर एग्जाम्पल हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर थे सुषमा स्वराज जी, उसके हस्बैंड आज भी सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े लॉयर हैं। हमारे लास्ट गवर्नमेंट में जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे मिस्टर अरुण जेटली, वो भी सुप्रीम कोर्ट के लॉयर थे, राइट। उसके पहले जो हमारे एचआरएम मिनिस्टर थे, एचआरडी मिनिस्ट्री जो संभाल रहे थे, मिस्टर कपिल सिब्बल, जो आज बेल पे जेल में से छूटे हैं, बहुत बड़ा गफला किया था उसके बेटे ने, और एक समय के हमारे फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं, और एक समय वो हमारे होम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, मिस्टर पी चिदम्बरम, राइट। तो ये सारे सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। अब देखो, जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं वो पॉलिटिक्स से कनेक्टेड है, और वो सेंट्रल मिनिस्ट्री के इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो हैंडल कर चुके हैं। कोई फाइनेंस मिनिस्टर है बन चुका है, कोई ह्यूमन रिसोर्सेज मिनिस्ट्री है, राइट। तो इसके हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट के जो लॉयर्स है वो कितने शक्तिशाली होते हैं, उसकी फीस कितनी होती है, राइट। वो एक एक मिनट का हिसाब करते हैं, एक एक मिनट के हिसाब से वो फीस लेते हैं। और सुप्रीम कोर्ट में वैसे भी ऐसे बड़े बड़े मामले आते हैं, बड़े बड़े घर वाले, राइट, रॉयल फैमिलीज, बड़ी बड़ी कंपनियों के मामले, कई बंटवारे के मामले आते हैं, जिसको पैसे की कोई कमी नहीं उसको ही सुप्रीम कोर्ट अच्छा लगता है। वरना हम तो पूरे बिक जाते हैं सुप्रीम कोर्ट पे एक बार जाए तो। इतना आसान नहीं है, बोलना आसान है, उधर पहुंचना बहुत कठिन है, बहुत पैसे लगते हैं। इसीलिए तो न्याय में विलंब होता है। हमको मालूम है हमारी जुडिशरी न्याय के लिए बनी है, लेकिन
लेकिन सबको न्याय क्यों नहीं मिलता? पैसा देना पड़ता है। कितनी वकील लोगों की फीस होती है और सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते ना। अगर आप कोर्ट में जाओ, चलो आप न्याय लेने कोर्ट में जाओ तो आपको वकील रखना पड़ेगा, तो कोई भी वकील मुफ्त में तो काम करेगा नहीं, उसको फीस तो चुकानी पड़ेगी ना उसके हिसाब से, केस के हिसाब से। अगर आपके पास इतना समय है, इतना पैसा है, तो आप ये सब कुछ कर सकते हैं, वरना अन्याय से है कि चुप रहना पड़ता है। क्या करें, क्या करें, बहुत बताओ आप मेरे को, क्या करें? आए समझ में? ओके, yes, there are. To understand this, let us understand the procedure of filing a petition and individual finds the judgment given by the lower court not satisfactory, then he can file a petition to the upper court. मतलब तालुका कोर्ट में से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में देखो इधर दिया गया है एक चार्ट पेज नंबर 29 पे, तालुका कोर्ट में से वो लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में से वो लोग हाई कोर्ट में जा सकते हैं, हाई कोर्ट में से वो लोग सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। है समझ में? There were few houses in the southern direction of Ratlam municipality had constructed a road. Behind the houses there was an old road leading to the government college. Near the junction of the old and the new municipality road ran a culvert. Culvert એટલે गंदे पानी की चैनल, जैसे हमारा जो कहारा है ना उसको कल्वेट बोलते हैं, खुली गटर। कई सिटी में खुली गटर होती है जहाँ से ड्रेनेज का पानी जाता है ओपन में से, कल्वेट ऑफ डर्टी वाटर। Industries release a water infestation with chemicals in this culvert. जो आसपास के जो उद्योग थे वो पोल्यूटेंट सब्सटेंस वाला पानी उसमें रिलीज करते थे। It had become a source of foul smell and mosquitoes. इसकी वजह से महामारी फैलाती थी। कई बार आसपास के रईसों ने कंप्लेन भी किया, लेकिन म्यूनसिपालिटी वाले कोई ध्यान नहीं देते थे क्योंकि इंडस्ट्रीज वाले उसको पैसा खिलाते थे, भ्रष्टाचार जिसे बोलते हैं। Slum dwellers answered the nature's call by the side of the culvert. शौचालय उस वक्त तो था नहीं, तो लगभग हिंदुस्तान की 40% आबादी उस वक्त और शायद आज भी कम है थोड़ी, खुले में शौच क्रिया के लिए जाते थे। तो सुबह सुबह वो कल्वेट के किनारे, दोनों किनारे लाइन लगी होती थी। एक तो इंडस्ट्रीज का गंदा पानी और ये नेचर कॉल आंसर करने की जगह बन गई थी। पर भैया आप सोचो कैसे उधर रहे, कैसे उधर से निकले, कितनी दिक्कतें होती थी। The residents repeatedly wrote an application to remove the dirt around, but the health department failed to take care. जैसे थे म्यूनसिपालिटी को बार बार लिखना पड़ा, लेकिन म्यूनसिपालिटी कभी ध्यान देती नहीं थी। As a result, the resident appealed to the तालुका। फिर मैं आपको बताता हूँ, केस तालुका कोर्ट में गया। म्यूनसिपालिटी टाउन इंप्रूवमेंट ट्रस्ट हैव फेल्ड इन देयर ड्यूटी मेंटेनिंग क्लीनलीनेस। तालुका कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया? बोथ द इंस्टीट्यूशंस आर ऑर्डर्ड टू क्लीन द प्लेस विद द इमीडिएट इफेक्ट विदिन 15 days ऑफ वर्क एंड क्लोज ड्रेनेज शुड बी कंप्लीटेड। तो जो खुली गटर थी उस पे आप पक्की गटर बना दो और 15 दिन के अंदर आप ये कूड़ा कचरा साफ कर दो ताकि लोगों को हेल्थ का इश्यूज कभी बने नहीं। ऐसा जजमेंट तालुका कोर्ट ने दिया। मतलब लोकल रेसिडेंट्स की तालुका कोर्ट में जीत हुई, म्यूनसिपालिटी की हार हुई। म्यूनसिपालिटी ये जजमेंट लेके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गई, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वो केस चला। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जजमेंट क्या आया? द जजमेंट ऑफ द तालुका कोर्ट इज डिक्लेयर्ड टू बी अनफेयर। तालुका कोर्ट कभी ऐसा ऑर्डर नहीं कर सकती। डिस्ट्रिक्ट जज ने ऐसा बताया कि तालुका कोर्ट डज नॉट हैव द पावर टू ऑर्डर द म्यूनसिपालिटी, वो अपने हिसाब से काम करते ही है। तो इधर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में म्यूनसिपालिटी की जीत हुई, रेसिडेंट्स की हार हुई। तालुका कोर्ट में रेसिडेंट्स की जीत हुई थी, म्यूनसिपालिटी की हार हुई थी। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ऑपोजिट हुआ, म्यूनसिपालिटी की जीत हुई, रेसिडेंट्स की हार हुई।
तब जाके रेसिडेंट्स सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में गए फॉर द क्लोज यस वर्डिक्ट चैलेंज किया फॉर अ क्लोज ड्रेनेज सिस्टम 7 months टाइम इज गिवन इंस्टेड ऑफ 50 days। हाई कोर्ट ने दोनों जजमेंट पढ़े। हाई कोर्ट वैसे फैसला नहीं देती, दोनों को सुनती है, जजमेंट पढ़ती है। तो जो तालुका कोर्ट ने 15 दिन का टाइम दिया था वो 7 महीने का कर दिया, थोड़ा चेंज कर दिया। The pit should be filled with soil to stop the water accumulation mosquito breeding। कि जो गड्ढे हैं उसको आप मिट्टी से भर दो ताकि मॉस्किटो का ब्रीडिंग ना हो, पॉल्यूशन ना हो और फाउल स्मेल का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। All work should be completed within 2 years। 2 साल में ये सब काम करके आप रिपोर्ट कर दो। म्यूनिसिपैलिटी की हार हुई, रेसिडेंट्स की जीत हुई, म्यूनिसिपैलिटी गई सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया? The chemical and the dye plants which are responsible for the pollution should be closed with the joint efforts of municipality and state government। मतलब सुप्रीम कोर्ट प्रॉब्लम की तह तक गई। उसने बोला कि भाई जो प्रॉब्लम है वो क्या है कि भाई एफ्लुएंट रिलीज है, वो सब है, वो सब आप बंद कर दो, बराबर है, और ये इश्यू सेटल करो, क्लीन कर दो, ताकि कोई दिक्कत नहीं है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बैलेंस जजमेंट दिया, जिसमें रेसिडेंट्स की जीत बोले तो रेसिडेंट की जीत और म्यूनिसिपैलिटी की इज्जत दोनों रख चुके हैं, मतलब दे वर बैलेंस्ड। सो तालुका कोर्ट में से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप जा सकते हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में से आप हाई कोर्ट में जा सकते हो, और हाई कोर्ट में से आप सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हो, राइट। Now, last topic. Can a citizen file a complaint? Yes. कोई भी PIL कर सकता है। Keeping in mind, sorry. Keeping the fact in mind, the Supreme Court announced the provision for PIL। गरीब लोगों को न्याय दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रोविजन डिक्लेयर किया है जिसको बोलते हैं PIL। मतलब हजारों लाखों लोगों के वास्ते कोई एक आदमी PIL करता है और वो PIL की वजह से लाखों लोगों का भला हो सकता है। इलिटरेट का भला हो सकता है, लिटरेट का भला हो सकता है, गरीब का भला हो सकता है, मतलब सबका भला हो सकता है, जिसको PIL बोलते हैं। Court has announced the provision of public interest litigation in 1980। ये PIL का कायदा आया था, right? With this, the Supreme Court has made an effort that maximum people can reach up to the court for justice। क्योंकि सबके लिए न्याय उचित है, सबको न्याय मिलना चाहिए, और ये मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 1980 में PIL का प्रावधान किया, PIL एस्टैब्लिश किया, right? An individual or institution can file a case on behalf of the people from the deprived classes। ये जो नर्मदा इश्यू था ना, वो ट्राइबल्स के लिए मेगा बांट करने PIL किया था, उसको सेंटर का बैकिंग मिला था। कई PIL अच्छी होती है, फायदे के लिए होती है, कई PIL पर्सनल दुश्मनी निकालने के लिए भी होती है। ऐसा नहीं है कि हर वक्त PIL अच्छी होती है, सही होती है, कई पर्सनल दुश्मनी निकालने के लिए भी PIL होती है। कोर्ट है भैया, राइट? An individual or institution can file a case on behalf of the people from deprived classes if any of the fundamental rights of the citizen is being violated. He can appeal straight into the court, and Supreme Court is the guardian of our fundamental rights। वो सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी होती है जो हर एक सिटीजन को अपना मूलभूत अधिकार, अपना फंडामेंटल राइट्स मुहैया करवाए, दिलवाए हर एक सिटीजन को। आया समझ में? After 1980 PIL was being used, sorry, after 1980
PIL was used to bring justice to many deprived sections of the society. For example, a PIL was filed to free labor from inhuman labor or release the prisoners from the jail of Bihar after the term of punishment was over. बिहार की जेल में कई कैदी ऐसे बंद थे जिसकी सजा खत्म हो गई थी तो भी उसको जेल में रखा गया था PIL की, और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था जेल अथॉरिटीज को कि तुरंत विद इमीडिएट इफेक्ट वो सारे कैदियों को छोड़ दो जिसकी सजा खत्म हो गई है। जेल प्रशासन को मानना पड़ा, छोड़ना पड़ा। If the Supreme Court finds any PIL regarding fundamental rights and or implementation inappropriate, then the court can punish a person, group of person or institution. किसी PIL हुई और सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगा कि इसमें फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं तो it can punish a person. It has the right to punish a person. है समझ में? That is the power of Supreme Court. Okay, children? Any doubt? So that is your time to take your homework. Okay? I hope you have understood this lesson. Okay? Question number 1. Why is judiciary independent in India? Right? Why is judiciary independent in India? Number 2. Write a short note on PIL. Right? Public interest litigation. Right? Write a short note on PIL. मतलब PIL कब बना था, सुप्रीम कोर्ट ने कैसे कैसे प्रावधान किए थे, कौन PIL कर सकता है, वो सारी जानकारी आपको देनी है ये शॉर्ट नोट में। क्वेश्चन नंबर 1, why is the judiciary independent in India, and second, why is write a short note on PIL. So ये दूसरा लेक्चर था, बराबर है? तो हमारा ये छोटा वाला लेसन था, बहुत बड़ा नहीं था, इसलिए हम ये लेसन हम कंप्लीट करते हैं, बराबर है? Now in next lecture we'll move with new lesson. Okay children, we'll then see you. Goodbye, take care.